नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज के हमारे पॉलिटी के सेकंड क्लास में, जहां पर हम पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं। जहां पर हम लगभग 30 सालों के पीवाईक्यू को एनालिसिस करने वाले हैं। आज हमने टॉपिक जो लिया है वो पॉलिटिकल थ्योरी टॉपिक लिया है। आप लोगों से सभी से गुंजाइश है कि अगर आपने कल का क्लास इंट्रोडक्शन वाला क्लास नहीं देखा होगा तो फिर आप उसे ज़रूर देखिएगा। चलो ज़्यादा देर न करते हुए हम हमारे टॉपिक पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह पॉलिटिकल थ्योरी मतलब राजनीतिक सिद्धांत। इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ से लगभग 20 से 22 क्वेश्चन लास्ट के 30 सालों में पूछे गए हैं। तो चलिए हम सबसे पहले हमारे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्वेश्चन यह है कि 2023 में पॉलिटिकल थ्योरी से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पर कहा गया है कि कानून की उचित प्रक्रिया का अर्थ क्या है। तो सबसे पहली बात यह आती है कि कानून की उचित प्रक्रिया होती क्या है। तो कानून की उचित प्रक्रिया अगर इसका सरल भाषा में अर्थ बता दिया जाए तो फिर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट किसी व्यक्ति के अधिकारों का, गवर्नमेंट जो है वो किसी व्यक्ति के अधिकारों का मनमानी ढंग से उल्लंघन नहीं करेगी। इसे ही हम कानून की उचित प्रक्रिया कहते हैं। तो कानून की उचित प्रक्रिया का ये जो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, जहाँ पर हम प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून का निष्पक्ष अनुप्रयोग, कानून के समक्ष समता, इनमें से सबसे ज़्यादा सटीक रूप से कौन इसका परिभाषा करता है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो हम एक एक ऑप्शन के बारे में डिटेल से जान लेते हैं, इनका क्या कहना है। तो देखिए, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की मुख्यतः 2 स्तंभ होते हैं। इसके कितने होते हैं? 2 स्तंभ होते हैं। अगर पेन ज़्यादा थिकनेस, इसकी थोड़ी थिकनेस वगैरह मैं कम कर लेता हूँ। अगर आपको कलर विजिबल हो तो अगर मैं कलर भी चेंज कर लूँगा। देखो, इसके मुख्य तरीके से 2 स्तंभ होते हैं। 2 स्तंभ, पहला स्तंभ भी होता है जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है। किसके पहला क्या है? आरोप। आरोप जिसके ऊपर लगाए जाते हैं उसे हम आरोपी कहते हैं। तो जो आरोपी व्यक्ति रहता है, आरोपी व्यक्ति को अपना जो खुद का जो पक्ष रहता है, पक्ष रखने की अपना पक्ष रखने का उसे पूरी क्या बोलते हैं, अनुमति दी जाती है। पक्ष रखने की पूरी अनुमति दी जाती है। उसके पश्चात उसके विरुद्ध, आरोपी के जो विरुद्ध जितने भी आरोप हो, उसके बाद उसके खिलाफ जितने भी साक्ष्य हो, इन साक्ष्यों के बारे में आरोपी को बताया जाएगा। फिर यहां पर दूसरा स्तंभ इसका आता है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत में। जिस मामले में जो भी यहां पर मतलब क्या बोलते हैं, मामला हो, ओहो 1 सेकेंड, थोड़ा सा नया इसके कारण थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। जो भी मामला चल रहा हो, मामले का जो जज होगा, जज का अगर उस मामले से कोई भी अपना हित जुड़ा हुआ हो तो उस क्या कहते हैं, जिस जज का अपना कोई भी हित जुड़ा हुआ होगा तो खुद न्यायाधीश उस मामले की सुनवाई नहीं करेगा। कब सुनवाई नहीं करेगा? अगर मामले से उसका व्यक्तिगत हित जुड़ा हो। तो यह कहता है हमारा प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। इसी तरीके से कानून द्वारा दूसरा यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है? जिस तरीके से कानून बनाया गया है, जिस तरीके से कानून में लिखा गया है, उसी के अनुरूप प्रक्रिया की जाएगी। उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है कानून का निष्पक्ष अनुप्रयोग। कानून का निष्पक्ष अनुप्रयोग, इसका अर्थ यह होता है कि सभी पर समान तरीके से कानून लागू होगा, किसी के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर लास्ट ऑप्शन जो है वो कानून के समक्ष समता। कानून के समक्ष समता, इसका अर्थ क्या होता है? समान प्लस असमान, समान और असमान, इनके बीच जो है दोनों के साथ कैसे एक व्यवहार जो है, व्यवहार समान व्यवहार किया जाएगा।
तो इस तरीके से हमने चारों ऑप्शन के बारे में देखा। इस प्रश्न का सही जो उत्तर है वह उत्तर हमें यहाँ पर प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, 1 सेकेंड पेन कलर चेंज कर लेता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश के संविधान की मुख्य उद्देश्यों की संविधान के मुख्य उद्देश्यों को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। यहां पर हमें संविधान की जो मुख्य उद्देश्य है उनके बारे में यहां पर हमें पूछा गया है। यहां पर आप ऑप्शन रीड कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन यह है कि यह आवश्यक कानून बनाने का उद्देश्य यहां पर इसमें निर्धारित होता है। देखिए, कानून आवश्यक हो या फिर गैर आवश्यक हो, लेकिन कानून जो बनाया जा रहा है वो अत्याचार या उत्पीड़न का हो सकता है। यह हर व्यक्ति को या फिर यह एक्ट के ऊपर निर्धारित करता है कि जो कानून बनाया जाएगा वह उत्पीड़न के लिए है या फिर क्या बोलते हैं, उत्पीड़न के लिए हो सकता है या फिर अत्याचार करने के लिए, वो कानून के द्वारा क्या निर्धारित किया जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है राजनीतिक कार्यालयों और सरकार के निर्माण को सक्षम बनाता है। लेकिन देखो, ये तो संविधान काम करता है, लेकिन ये संविधान का जो प्राथमिक उद्देश्य है वह नहीं है। तीसरा यहाँ पर ऑप्शन कहा गया है, गलती से यहाँ पर राइट साइन लग गया। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर यह कहता है कि यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है। यह क्या करता है? सरकार की शक्तियों को परिभाषित व सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित कैसे करता है? अगर इसे देखा जाए तो फिर सीमित करने का जो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पर हम शक्तियों का पृथक्करण, क्या शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों के पृथक्करण से विधायिका की शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति और न्यायपालिका की शक्ति, इन शक्तियों को बांटा गया है। इन शक्तियों को बांटकर इनके काम क्या है, कौन से शक्ति उनके काम क्या है, वो किस पर एक्ट बना सकती है, कैसे कैसे काम कर सकती है, इनको शक्ति के पृथक्करण के माध्यम से बांटा गया है। उसके बाद परिभाषित करता है। परिभाषित और सीमित जो हमारे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो सूचियां बनाई गई है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। राज्य सूची, संघ सूची, समर सूची, वो इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है, यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। देखिए, ये संविधान करता है, लेकिन संविधान केवल इसकी रूपरेखा प्रदर्शित करता है, लेकिन ये संविधान का क्या कहते हैं, प्राथमिक उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक उद्देश्य है यह है कि सरकार की शक्तियों को यह परिभाषित करता है, सरकारी शक्तियों को सीमित करता है। इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा? फिर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अब हम 2023 के क्वेश्चन देखें, 2021 के क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। तो 2021 का क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्दों को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित करता है? किसको? राज्य शब्दों को। तो देखो, राज्य शब्दों को सबसे पहले जानने से पहले क्या कहते हैं, राज्य शब्द में हमें 3-4 बातों को महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले, राज्य कैसा होना चाहिए? राज्य होना चाहिए संप्रभु। दूसरी बात, राज्य में क्या होनी चाहिए? राज्य में होनी चाहिए जनसंख्या, राज्य में जनसंख्या हो। तीसरी बात, राज्य में एक संगठित सरकार होनी चाहिए, संगठित सरकार हो। उसी के बाद राज्य का एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निश्चित एक भूभाग होना चाहिए। तो ये जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से ये सभी चारों बातें जिसमें हमें दिखेगी वह इस राज्य शब्द का सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित करेगा। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या कहता है? बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र एक निश्चित क्षेत्र। देखिए, बाहरी नियंत्रण से निश्चित एक क्षेत्र। देखो, यहां पर आ गया हमारा भूभाग आ गया, ठीक है। उसके बाद स्थायी रूप से कब्जा करने वाले
ठीक है, थोड़ा सिली मिस्टेक हो गई, ये भूभाग नहीं होगा, यहाँ पर आएगी संप्रभुता। ठीक है, स्थायी रूप से कब्जा करने वाले, एक संगठित सरकार रखने वाले व्यक्ति का समूह, स्थायी रूप से कब्जा। दूसरा यहाँ पर क्या कहते हैं, हमारा शब्द आएगा स्थायी रूप से कब्जा, मतलब एक इनका एक निश्चित क्या कहते हैं, भूभाग भी है। क्या है, भूभाग भी है। एक संगठित सरकार, संगठित सरकार मतलब यहाँ पर एक गवर्नमेंट भी आ गई। ठीक है, और रखने वाले व्यक्तियों का समूह, मतलब यहाँ पर जनसंख्या भी आ गई। क्या आ गई, जनसंख्या भी आ गई। देखिए, मतलब हमारे जो पहला जो ऑप्शन है, इसमें तो जो हमने राज्य के लिए 4 घटक चाहिए, इनको तो अच्छी तरीके से परिभाषित कर लिया है ऑप्शन नंबर ए ने। तो बाकी के ऑप्शन के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये भी मतलब चारों घटक दिखा रहे क्या। देखिए, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बता रहा है, एक निश्चित क्षेत्र के राजनीतिक रूप से संगठित लोग उन पर शासन करने व कानून व्यवस्था बनाए रखने, उनके प्राकृतिक अधिकार की रक्षा करने, उनके जीविका के साधनों की रक्षा करने के लिए प्राधिकार रखना। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भूभाग भी आ गया, यहाँ पर गवर्नमेंट भी आ गई। भूभाग देखो, भूभाग यहाँ पर आ गया, निश्चित क्षेत्र, संगठित सरकार, गवर्नमेंट भी आ गई, उसके बाद क्या कहते हैं, जनसंख्या भी आ गई, प्राधिकार। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज की पता है कौन सी कमी है, यहाँ पर भाई साहब, यहाँ पर हमें तो संप्रभुता दिख ही नहीं रही है। संप्रभुता आपको यहाँ पर कहाँ दिख रही है? हाँ, इसी कारण ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी के ऊपर आ जाते हैं। बहुत से व्यक्ति जो अपनी संस्कृति, परंपरा, सरकार के साथ बहुत लंबे समय से एक निश्चित क्षेत्र में रह रहे हैं। देखिए यहाँ पर पॉपुलेशन भी आ गई, सरकार भी आ गई, भूभाग भी आ गया, लेकिन यहाँ पर भी संप्रभुता नहीं दिख रही है। तीसरा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन देखिए, एक केंद्रीय प्राधिकरण, केंद्रीय प्राधिकरण के प्रति उत्तरदायी कार्यकारी स्वतंत्र न्यायपालिका वाला एक निश्चित क्षेत्र में स्थायी रूप से रहने वाला एक समाज। यहाँ पर भी तीनों बातें आ गई, लेकिन यहाँ पर भी संप्रभुता हमें दिख नहीं रही है। ये जो तीनों ऑप्शन है, वह जनसंख्या, उसके बाद संगठित सरकार, एक निश्चित भूभाग, इन तीनों के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन संप्रभुता के बारे में तीनों ये बातें नहीं कर रहे। इसी कारण ये हम तीनों ऑप्शन यहाँ पर नहीं एक्सेप्ट कर सकते। इसी कारण हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा करता है? उदार लोकतंत्र के बारे में इसकी सर्वोत्तम सुरक्षा कौन करता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ये इसका आधा ही उत्तर है। अगर कानून बनाने वाले, कानून लागू करने वाले सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका कितनी भी हो, कैसे भी हो, जो भी न्यायपालिका एक्ट वगैरह बनाती है, जो भी विधायिका और कार्यपालिका जो एक्ट वगैरह बनाती है, उनका लागू करने का उनका ही होता है। लेकिन अगर किसी का अधिकारों को उल्लंघन होता है तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप कर लेती है। लेकिन अगर वही लोग अच्छे से कानून नहीं बनाएंगे, अच्छे से उनका अनुपालन नहीं करेंगे, तो न्यायपालिका कितनी भी अच्छी हो तो वह काम अच्छे से नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से ये पूरी परिभाषा यहाँ पर नहीं कर रहा है। शक्तियों का केंद्रीकरण, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर, अगर शक्तियों का केंद्रीकरण होगा तो भाई साहब तानाशाही बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? तानाशाही ज्यादा बढ़ेगी ना। इसी कारण ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तीसरा है निर्वाचित सरकार। देखिए, निर्वाचित सरकार तो होती ही है, लेकिन अपने अधिकारों की रक्षा यहाँ पर वो करेंगे या नहीं करेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अपने फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन वो कर भी सकते हैं, इसी कारण ये भी ऑप्शन नहीं होगा। शक्तियों का लास्ट हमारा ऑप्शन, शक्तियों का पृथक्करण। तो देखिए, शक्ति का पृथक्करण यहाँ पर मतलब विधायिका की शक्ति, कानून बनाना, एक्ट मेकिंग, कार्यपालिका की शक्ति, कानून को लागू करना, और न्यायपालिका की शक्ति, जो एक्ट और कानून बनाए गए हैं उनका अगर उल्लंघन होता है तो फिर उस उल्लंघन के माध्यम से उनके हितों की रक्षा करना। ये तीनों जो शक्ति यहाँ पर, शक्ति को पृथक्करण यहाँ पर कर दिया गया। इसी कारण हमारा जो ऑप्शन, सटीक ऑप्शन होगा वो होगा शक्तियों का पृथक्करण।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन यह है, अगला वाला क्वेश्चन 2021 क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है संघीय ढांचे वाली राष्ट्र की प्रतिनिधि सरकार। दूसरा ऑप्शन है ऐसी सरकार जिसके प्रमुख को नाम मात्र की शक्तियां प्राप्त होती है। तीसरा ऑप्शन है ऐसी सरकार जिसके प्रमुख को वास्तविक शक्तियां प्राप्त होती है। चौथा ऑप्शन हमारा ये संविधान की शर्तों द्वारा सीमित सरकार। देखिए ऊपर के ऑप्शन जो है वो कुछ मात्रा में ही संवैधानिक सरकार का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर डी संविधान की शर्तों द्वारा सीमित सरकार है, यह पूरी तरीके से संविधान सरकार को परिभाषित कर रहा है। यहाँ पर भी शक्तियों का पृथक्करण आ जाता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, इनकी शक्तियों का पृथक्करण अलग अलग कर देते, जिसके कारण हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी यह संविधान की शर्तों द्वारा सीमित सरकारी ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा उत्तर देखा, स्पष्टीकरण देखा है, लेकिन ये पीडीएफ है। एक्चुअल में यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहते प्रश्न इसका जो स्पष्टीकरण ओपन नहीं होता है, आप लोगों को सटीक जानकारी देना चाहिए, इसी कारण थोड़ा सा रेफरेंस मटेरियल साथ में रखा हूँ मैं। 2021 के क्वेश्चन हमने पूरा कर लिए, उसके बाद हम अब देख लेते हैं 2020 के क्वेश्चन को। ऐसे हम 2019 और 1995 तो जाने वाले हैं, जहाँ जितने क्वेश्चन रहेंगे उतने, लेकिन हम ज़्यादा प्रायोरिटी 2011 तक के क्वेश्चन को देंगे। हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे, हर एक ऑप्शन के बारे में जहाँ पर आवश्यक हो वहाँ पर हम हर एक ऑप्शन के बारे में जानकारी लेंगे। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली की सरकार वह है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, इसे संसद द्वारा हटाया जा सकता है, लोगों द्वारा चुनी जाती है और उनके द्वारा ही हटाई जाती है, सरकार को संसद द्वारा चुना जाता है लेकिन एक निश्चित कार्यकाल पूरा होने से पहले नहीं हटाया जाता। देखिए यहाँ पर जो सटीक ऑप्शन है वह है बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और इसे ही संसद द्वारा ही इसे हटाया जा सकता है। अगर सरकार अपना विश्वास नहीं रहता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। इसी तरीके से ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका एक चक्र होता है, चक्र यहाँ पर ड्रॉ करने का मतलब मैं क्या बोलते हैं प्रयास करता हूं। इसका एक चक्र होता है, लोग जो है पीपल, जो जनता हम रहती है, संसद में अपने जो हम प्रतिनिधि रहते हैं, प्रतिनिधियों को उनका चुनाव होता है, लोगों द्वारा उनका चुनाव किया जाता है इलेक्शन के माध्यम से। फिर इलेक्शन होने के बाद जो जिस राजनीतिक पार्टी रहती है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ ताकि मतलब हमारा समय बचा रहे, राजनीतिक पार्टी को बहुमत मिलता है। क्या मिलता है? बहुमत। उनकी बनती है गवर्नमेंट, ठीक है, उनकी गवर्नमेंट मिलती है। फिर यह गवर्नमेंट जो है, यह गवर्नमेंट संसद के प्रति उत्तरदायी रहती है, संसद के प्रति उत्तरदायी। इनको अपना विश्वास बनाए रखना होता है। अगर इनका विश्वास यहाँ पर नहीं रहा तो फिर इनको अविश्वास प्रस्ताव पारित करके इनको हटाया भी जा सकता है। अविश्वास से यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, अविश्वास प्रस्ताव से हटाया भी जा सकता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये होता है, मतलब यही जो फॉर्मेट हमने यहाँ पर लिया था, अगर इनका अविश्वास इनको आ जाता है, अविश्वास प्रस्ताव, ओहो 1 सेकेंड, ये हमारा हम चक्र पूरा कर देते हैं एक बार इसे। इनको हटाया जाता है। ये देखो, ये पूरा चक्र होता है। इस तरीके से हमारे संसद, हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर पूरा हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधीवाद मार्क्सवाद के बीच आम सहमति किस बात को लेकर थी? देखो दोनों भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, तो जो वर्ग संघर्ष है इसको जो क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी जी का समर्थन नहीं था, लेकिन कार्ल मार्क्स का इसके लिए समर्थन था। निजी संपत्ति का उन्मूलन, देखो कार्ल मार्क्स तो इसका सब देखो दोनों दोनों इसका थोड़ा बहुत क्या कहते हैं समर्थन करते थे। जो कार्ल मार्क्स है वो तो 100% निजी संपत्ति को उन्मूलन करने के लिए कहता था, लेकिन जो महात्मा गांधी जी है वो ट्रस्टीशिप के बारे में ये बात करते थे। इसी कारण दोनों मतलब यहाँ पर दोनों का भी विचार मैच नहीं हो रहे। आर्थिक नियतिवाद मतलब ये होता है कि जितना आपको जरूरत है उतना ही रखो, बाकी अगर आपके पास एक्स्ट्रा है वह लोगों में दान करो सार्वजनिक कल्याण करने के लिए। यहाँ पे लेकिन क्या बोलते हैं, कार्ल मार्क्स यहाँ पर कहते हैं नहीं, कार्ल मार्क्स का कहना था कि सारा जो साधन है वो समाज का होना चाहिए। इसी कारण यहाँ पर दोनों के विचार मैच नहीं हो रहे। सबसे दोनों के विचार मैच होते हैं राज्य विहीन समाज का अंतिम लक्ष्य। महात्मा गांधी जी जो है वो राम राज्य की अवधारणा के ऊपर उनका लक्ष्य था। इसी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। फिर देखिए 2021 में हमने क्वेश्चन देखा था, अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। संवैधानिक सरकार क्या होती है? संवैधानिक सरकार क्या होती है? सीमित सरकार होती है, परिभाषित सरकार होती है। इसी कारण ऑप्शन आग बंद करके ये होता है। देखिए PYQ एनालिसिस करने का यही फायदा होता है, हमें कौन से टॉपिक पर ज्यादा आयोग प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजनीति के संदर्भ में आप निम्नलिखित में से स्वतंत्रता की सबसे उपयुक्त परिभाषा के रूप में क्या स्वीकार करेंगे? देखो यहां पर पहला ऑप्शन यह है कि राजनीतिक शासकों के अत्याचार से सुरक्षा। ये आधा ही सच है, ठीक है। ये पूरी तरीके से इसको परिभाषित नहीं कर रहा है, पूरी तरीके से परिभाषित यहाँ पर इसको नहीं कर रहा है। दूसरा है संयम का अभाव, नहीं, यह भी इसका इस क्या कहते हैं, इसका दूसरा अर्थ नहीं संयम का अभाव, इसमें व्यापक इसका अर्थ है। फिर है, थोड़ा सा क्रॉस लगा देता हूँ, जो चाहे करने का अवसर। अगर देखिए जो चाहे करने का अवसर दिया जाएगा तो हर किसी का मतलब मानो कि मुझे जो लगता है वो मैं करूंगा, इसी कारण से बाकी लोगों की स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा, उसका क्या? इसी कारण ये भी इसका पूरी तरीके से इसका क्या कहते हैं उत्तर नहीं देता है, क्योंकि इसमें बाकी लोगों की स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है, उसका क्या? नेक्स्ट ऑप्शन है खुद को पूरी तरीके से विकसित करने का अवसर, जैसे कि हमारे करियर, शिक्षा, क्या बोलते हैं आकांक्षा, भाषण, धर्म, स्वतंत्र, इसको अपने खुद को पूरी तरीके से डेवलप करने का जहाँ पर अवसर दिया जाता है उसे हम स्वतंत्रता कह सकते हैं, ताकि हमारा भी सर्वांगीण क्या कहते हैं पूरी ऑलराउंड विकास हो, बाकी लोगों का भी विकास हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हम 2018 के क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन कानून और स्वतंत्रता के बीच सबसे उपयुक्त संबंधों को दर्शाता है? कानून मतलब कायदा कानून और इंडिपेंडेंसी, स्वतंत्रता के बीच इनके बीच सबसे अच्छा संबंध किनका है? देखो अधिक कानून है तो स्वतंत्रता कम है। देखो ज्यादा कानून के कारण स्वतंत्रता जो है वो खतरे में आ रही है, स्वतंत्रता क्या हो रही है, कम होती जा रही है यहाँ पर। इसी कारण ये भी इसको संबंध अच्छी तरीके से परिभाषित नहीं कर रहा है। फिर यदि कोई कानून नहीं तो कोई स्वतंत्रता नहीं, जैसे हमने ऊपर देखा, अगर हर किसी को कुछ भी करने का अवसर दिया जाएगा तो फिर बाकी लोगों की जो स्वतंत्रता है वो उसमें बाधा डालेगा। इसी कारण ये भी इसका संबंध सही तरीके से क्या कहते हैं नहीं दिखाता है। तीसरा ऑप्शन है यदि स्वतंत्रता है तो कानून लोगों द्वारा ही बनाए जाने चाहिए। ये भी यथार्थ, लेकिन ये यथार्थवादी क्या कहते हैं, कानून जो है वो यथार्थवादी होनी चाहिए, उसमें कोई क्या बोलते हैं अपना पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है यदि कानून अक्सर बदलते जाते हैं तो स्वतंत्रता खतरे में आ सकती है। देखिए यदि कानून अगर क्या कहते हैं समय के अनुसार बनाए जाते तो स्वतंत्रता कम खतरे में आ सकती है। इसी कारण इसका सही जो आंसर होगा, सही आंसर यहाँ पर बी होगा। यदि कोई कानून नहीं, 1 सेकंड,
इसका ऑप्शन ये होगा। यदि कोई कानून नहीं रहेगी, हाँ ये ऑप्शन सही है, यदि कोई कानून नहीं रहेगा तो कोई स्वतंत्रता नहीं रहेगी। इसके कारण कानून भी जरूरी है। कानून, अगर कानून रहेगा तभी स्वतंत्रता बाधित रहेगी। मतलब मेरे लिमिट क्या है, कहाँ तक मतलब मैं मेरा स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता हूँ, यही कानून द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। इसी कारण इसका ऑप्शन बी सही होगा। थोड़ा मैं कंफ्यूजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे कानून के शासन के रूप में कानून की मुख्य विशेषता माना जाता है? कानून के शासन की मुख्य विशेषता, शक्तियों पर सीमा। अगर शक्तियों पर सीमा लगती है तो सभी के साथ जो है वो समान व्यवहार नहीं किया जाएगा। कानून के समक्ष समता, यह हमें आर्टिकल 14 से तो दिया हुआ ही है, आर्टिकल 14 में दिया हुआ ही है। उसके बाद सरकार के प्रति लोगों की जिम्मेदारी। देखिए ये बात आधी अधूरी सच है, लेकिन ये जो ऊपर हम कानून के शासन, ये इस सिद्धांत में नहीं है, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार, ये भी कानून के शासन में आता है। इसी कारण हमारे यहाँ पर ऑप्शन जो है वो हो जाएगा 1, 2 और 4। शक्तियों की सीमा भी है, उसके बाद कानून के समक्ष समता भी रहेगी, उसके बाद स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार भी बने रहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समाज में समानता के निहितार्थ क्या है? समाज में क्या कहते हैं, समानता का अर्थ क्या है? इसको यहाँ पर बोला गया है। समानता, पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है विशेष अधिकार। विशेष अधिकार मतलब क्या कहते हैं, समानों के साथ समान, असमानों के साथ असमान व्यवहार करने के लिए कुछ लोगों को विशेष अधिकार देने की जरूरत है, ठीक है। प्रतिबंध, दूसरा ऑप्शन है। प्रतिबंध अगर प्रतिबंध रहेंगे तो सभी के साथ समान व्यवहार होगा क्या? नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा रहेगी, प्रतिस्पर्धा अगर रहेगी समाज में समानता के लिए, तो फिर जो पहले से पिछड़े लोग थे उनको अपने खुद को विकसित करने का, डेवलप करने का अवसर नहीं मिलेगा। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा यहाँ पर नहीं बनी रहेगी, क्योंकि कुछ लोगों का बैकग्राउंड कुछ अलग रहेगा, कुछ लोगों का बैकग्राउंड कुछ अलग रहेगा, और सभी के साथ आप अगर सेम तरीके से प्रतिस्पर्धा आयोजित करते हो तो फिर ये समानता नहीं ला सकता है। फिर आता है विचारधारा। इसके बावजूद एक सम्मानपूर्वक व्यवहार होना चाहिए, विचारधारा के बावजूद भी। इस तरीके से भी पूरी तरीके से इसे परिभाषित नहीं करता है। इसी कारण समाज में समानता स्थापित करने के लिए हमें विशेष अधिकार देने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2017 का क्वेश्चन है। अधिकार नागरिकों के खिलाफ राज्य के दावे हैं। अधिकार विशेष अधिकार है जो राज्य के संविधान में शामिल है। अधिकार राज्य के खिलाफ नागरिकों के दावे हैं। अधिकार कई नागरिकों के खिलाफ कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार है। इसमें पहला जो ऑप्शन है वह है अधिकार नागरिकों के खिलाफ राज्य के दावे हैं। लेकिन इससे पता क्या होता है, इससे नागरिक को अपना विकास करने का पूर्ण अवसर प्राप्त नहीं होता है। विकास का अवसर प्राप्त नहीं होता है। फिर इसी कारण ये भी इसका नहीं होगा ऑप्शन। फिर अधिकार विशेष अधिकार है जो राज्य के संविधान में शामिल है। देखिए संविधान में शामिल होने से बात नहीं चलती है, सभी के साथ समान व्यवहार होना भी जरूरी है। इसी कारण ये भी इसका पूरी तरीके से सही कथन नहीं है। अधिकार जो है वह राज्य के खिलाफ नागरिकों के दावे, ये जो कथन यहाँ पर है ये 11th के एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा हुआ है, तो इसी कारण ये ऑप्शन हमारा सही होता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर देखते हैं। अधिकार कई नागरिकों के खिलाफ कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार है। तो ये असमानता अगर ऐसा कर दिया जाता है तो इससे क्या होगा पता है, जो असमानता है वो अपनी चरम स्थान पर जाएगी। इसे कर हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। टाइम हमारे पास थोड़ा कम रहेगा, आधा घंटा हो चुका है लगभग। स्थानीय स्वशासन को सबसे अच्छे तरीके से कौन निम्नलिखित अभ्यास के रूप में समझा जा सकता है? तो यहाँ पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण,
इसे सबसे तरीके से यह परिभाषित करते हैं, जैसे कि कैसे बताओ, यहाँ पर रहेगी संघ सरकार, यहाँ पर रहेगी राज्य सरकार, और यहाँ पर रहेगी स्थानीय सरकार, लोकल बॉडी। ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये स्थानीय स्वशासन को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित करता है। संघवाद में क्या होता है? संघवाद में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होता है। फिर प्रशासनिक प्रतिनिधिमंडल, ये जो है केंद्र के पास अधिक शक्तियाँ इसके अंतर्गत रहती है। फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये इसी का एक लगभग थोड़ा सा भाग है इसी कारण, लेकिन ये सबसे स्थानीय स्वशासन को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित नहीं करता है। लोकतंत्र का श्रेष्ठ गुण इस तथ्य में निहित है, इसमें सबसे पहला ऑप्शन ये है कि सामान्य पुरुषों और महिलाओं की बुद्धिमत्ता और चरित्र वालों को लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाता है। ये जो कथन है वो जेम्स मिल का कथन है, जेएस मिल का। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? इसके माध्यम से कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। इसका सही ऑप्शन, बाकी ऑप्शन के बारे में हम देख लेते हैं। कार्यपालिका और विधायिका स्वतंत्र रूप से काम करती है, लेकिन देखो ये स्वतंत्र काम करती है, लेकिन अगर स्वतंत्र रूप से शाखा रहेगी तो ये इसमें तारतम्यता नहीं रहेगी अगर ये स्वतंत्र रूप से काम करेगी तो। उसके बाद यह नीति की निरंतरता प्रदान करती है और अधिक कुशल होती है, लेकिन ये इसका केवल एक पक्ष है, पूरी तरीके से इसको परिभाषित नहीं कर रहा है, इसी का ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर सरकार की मुखिया को चुनाव के बिना नहीं बदल सकता, ऐसा नहीं है, मनोनीत भी किया जाता है, उसको बस 6 महीने के अंदर किसी भी एक सदन का सदस्य होना जरूरी होता है, इसी का ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से उस कथन को चुनिए जो सरकार के कैबिनेट स्वरूप के सिद्धांत को सामने लाता है। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है कि लोगों के प्रति सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र का एक तंत्र है जो कैबिनेट स्वरूप को सामने लाता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 का क्वेश्चन देखते हैं। हम बाकी ऑप्शन के बारे में थोड़ा कम जानकारी कर रहे हैं क्योंकि अभी वो रिलेवेंट नहीं रहे इतने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो संवैधानिक सरकार, देखो ये क्वेश्चन बहुत दिनों से रिपीट हो रहा है, 2014 में आ गया, 2019 में भी आ गया, 2021 में भी आ गया था। राज्य प्राधिकरण के हित में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभावी प्रतिबंध लगाती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में राज्य के प्राधिकरण पर प्रभावी प्रतिबंध लगाती है। देखिए अगर ये ऑप्शन 1 के बारे में अगर हम देखते हैं तो राज्य प्राधिकरण के हित में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रभावी प्रतिबंध लगाती है। इससे क्या होगा? इससे अवसर की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी, अवसर नहीं मिलेगी इस यहाँ पर, इसी कारण ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। ऑप्शन केवल 2 यहाँ पर सही होगा। 2012 के क्वेश्चन को देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य रूप से समावेशी शासन का हिस्सा कहा जा सकता है? तो यहाँ पर गैर बैंकिंग समावेशी शासन, सभी का समान तरीके से विकास, सभी को अपने क्या कहते विकास करने के, अपने खुद को विकास करने का अवसर दिया जाना, समावेशी विकास, समाज के लास्ट जो व्यक्ति उसको भी अपने विकास करने का अवसर मिले। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति देना। लेकिन देखो इससे जनता को तात्काल कोई लाभ मिल नहीं रहा है। ओहो, थोड़ा सही होगा ना, कोई बात नहीं, इसी कारण ऑप्शन नहीं होगा। सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियों की स्थापना करना, ये भी सही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सरकारी खर्चे को बढ़ाना, ये भी सही है। मध्याह्न भोजन योजना को मजबूत करना, इसी कारण हमारा ऑप्शन 2, 3, 4 ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर 2011 के क्वेश्चन के ऊपर आते। कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझाया था? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से उन्होंने समझाया था। ये थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। हैव और हैव नॉट्स के क्वेश्चन को इसके माध्यम से समझाया गया था, इसी कारण ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 2006 का क्वेश्चन ये है। निम्नलिखित में से किसने कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा था? तो देखिए इसका भी ये थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो इसी कारण ये फैब्रिक एंगल्स का इसका सही उत्तर है। फिर उसके बाद आता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व उस देश में आवश्यक नहीं है।
कोई आरक्षण निर्वाचन क्षेत्र कोई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है वहाँ पर, नहीं है एक ऑप्शन ये। अगर क्या कहते हैं ये रहेगा तो फिर इसका ऑप्शन ये नहीं है। दो पक्षीय प्रणाली विकसित हुई है वहाँ पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व उस देश में आवश्यक नहीं है। फर्स्ट पोस्ट द प्रणाली, इसमें भी ये नहीं रहेगा। सरकारों की राष्ट्रपति व संसदीय रूप में का मिश्रण, इसमें भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं रहेगा। हम ये 1997 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़े से अब रिलेवेंट नहीं रहे, लेकिन एक बार देखना जरूरी रहेगा कि अभी यूपीएससी का पैटर्न कैसा बदला। इसे कर हम हर एक ऑप्शन के बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी नहीं ले रहे। अगर हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे जो बहुत पुराने क्वेश्चन है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो लेक्चर बहुत लंबा बनेगा, लेंदी हो जाएगा। यहाँ पर बेस मैं ऑप्शन और जहाँ पर जरूरत है मैं वहाँ पर आपको हर एक ऑप्शन के बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में संसद के दोनों सदनों की 75% सीटें फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट प्रणाली के आधार पर 25% सीटें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर भरी जाती है। देखिए 1997 का क्वेश्चन है, ये उस टाइम के करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है वो है इटली। जर्मनी में जो सीटें भरी जाती है वह मिश्रित सदस्यीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से भरी जाती है। फ्रांस में भी अलग व्यवस्था है, वहाँ पर 50% वोट का चलता है, और रूस में तो मिश्रित ही चुनावी प्रणाली यूज की जाती है। इसी कारण इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1997 का ही है। ये क्वेश्चन जैसे क्या है, अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं कि मतलब इस कथन 1 कथन 2 की व्याख्या करता है कि नहीं करता है, ये थोड़ा उस टाइम में थोड़ा ट्रेंड था, थोड़ा अलग बदला हुआ था। आर्थिक वैश्विकता का उदय समाजवादी विचारधारा के पतन का संकेत नहीं देती है। उस टाइम देखिए 1990 मतलब वहाँ पर जो हमने भारत ने एलपीजी पॉलिसी अपनाई थी, उसको थोड़ा सा जोड़कर एक क्वेश्चन बनाया गया है। उसके बाद समाजवाद की विचारधारा सार्वभौमिकता और वैश्विकता में विश्वास करती है। तो जो इसका ऑप्शन है वो है ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही रूप से स्पष्टीकरण भी करता है। फिर उसके बाद है नीचे उल्लेखित राजनीतिक विरोध के 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम से लिया गया है जिसने पहली बार राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर बहिष्कार, घेराव, बंद और हड़ताल। देखो बहिष्कार इस शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख है वह चार्ल्स थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। इसका सबसे पहले जो उल्लेख है वो चार्ल्स कनिंघम द्वारा किया गया था। चार्ल्स कनिंघम ने सबसे बाइकॉट का जो सबसे पहले उपयोग शब्द का इसने किया था। उस टाइम एक्चुअल में हुआ क्या था, तो 1880 में आयरलैंड का एक जब वो जमींदार था, तो उसने टैक्स देने से मना करने, जमींदार को टैक्स देने के लिए उसने मना किया था, क्योंकि उस टाइम जो फसल का जो खराब फसल उत्पादन होने से टैक्स कम करने की इसने डिमांड की थी। इसी कारण इसने बहिष्कार का ये शब्द का उल्लेख किया था। फिर 1996 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में कमोबश द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। तो इसमें बांग्लादेश हुआ है। यहाँ पर आवामी लीग और बीएनपी ये बने हुए थे। फिर देखिए ये जो लास्ट का क्वेश्चन है वो करंट अफेयर का पूरा क्वेश्चन है, इसको हम नहीं देख सकते क्योंकि उस टाइम डाटा अलग था। देखिए आज हमारा मतलब आप मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि लगभग 40 मिनट हो रहे हैं और 40 मिनट तक आप क्लास में बने हैं और आपके इसके प्रति पीवाईक्यू के प्रति आपकी जो प्रतिबद्धता है वो हमें दिख रही है। और आज हमने क्या कहते हैं टॉपिक 1 पूरा किया, पॉलिटिकल थ्योरी। कल हम टॉपिक बी शुरू करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आपका हमारा इंस्टीट्यूट सही अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं कल के सेशन में। धन्यवाद।